कहाँ पर थे दोस्तों? कहाँ पर हैं? अच्छा, चलिए दोस्तों रेडी हो जाइए। पीछे वाले दोस्तों आ जाइए, आगे आना चाहते आ जाइए। बैठिए, अब जहाँ बैठ गए बैठ गए। बस ध्यान को एकाग्रचित रखना है, हम पर केंद्रित रखना है, और उसके बाद जब ध्यान एकाग्रचित और केंद्रित हो जाएगा तो यकीन मानिए क्लास में ही सारी बात आपको याद होगा। तो गौरव, सुमन, सोनू कुमार, विमलेश कुमार प्रेजेंट हो गए हैं। पिछले क्लास में हम लेंस के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा किए थे। पिछले क्लास में हम लेंस के विभिन्न प्रकार पर चर्चा किए थे। हालांकि लेंस के मुख्य दो ही प्रकार हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल, दो ही प्रकार मुख्य हैं। लेकिन उस उत्तल और अवतल दर्पण को अधिकतम 3 भागों में बांटा जा सकता है, और उन तीनों भागों में बांटकर हम देखें। और लेंस के जो भिन्न भिन्न भाग हैं, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लेंस का फोकस क्या होता है, लेंस का एपर्चर क्या होता है, इन सब बातों का जिक्र हम कर चुके थे। दोस्तों, जिस तरह से एक दर्पण प्रकाश का परावर्तन करके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता था, उसी तरह लेंस जो 2 सतह से घिरा होता है, दर्पण तो एक ही सतह से घिरा होता है, लेकिन लेंस 2 सतह से घिरा होता है, और 2 सतह से घिरा लेंस प्रकाश का अपवर्तन करके भिन्न भिन्न तरह के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। दोस्तों, आप इससे पहले जैसे कि दर्पण में देखे थे, ये दर्पण है अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और अवतल दर्पण की खासियत थी दोस्तों कि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। ये प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। एक जगह पर क्या कर देता है? केंद्रित कर देता। आप इधर से भी प्रकाश आइए, ये इधर आएगा और इधर आएगा। और इसके ठीक विपरीत जो उत्तल दर्पण थे यानी कि कॉन्वेक्स मिरर थे, वे प्रकाश के किरणों को क्या कर देता था? फैला देता था। प्रकाश की किरणों को क्या कर देता था? तो अवतल दर्पण प्रकाश के किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित कर देती थी, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश का परावर्तन करके उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देती थी। ठीक उसी तरह जब आप लेंस के बारे में पिछले क्लास में पढ़े, तो लेंस में भी उत्तल लेंस जो है वह प्रकाश का अपवर्तन करके प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करती है? केंद्रित कर देती है। जबकि अवतल
लेंस उस प्रकाश की किरणों को क्या कर देती, फैला देती थी। तो प्रकाश को फैलाता है उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। प्रकाश को फैलाता है उत्तल दर्पण अवतल लेंस। अब प्रकाश को एकत्रित करता है अवतल दर्पण उत्तल लेंस। जब आप दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रियाओं को समझे थे तो भिन्न भिन्न दशाओं में या भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब कौन बनाता था, अवतल। जबकि उत्तल दर्पण प्रत्येक स्थितियों में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाता था, लेकिन अवतल दर्पण भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनाता था। यानी अलग अलग तरह का प्रतिबिंब वही बना सकते हैं जो परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश के किरणों को एक जगह ला सकते हैं। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो प्रकाश के किरणों को फैलाता है वह भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बना पाते हैं, बल्कि वे प्रत्येक स्थिति में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाते हैं। बात समझ गए ना। तो लेंस में भी अलग अलग तरह के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल लेंस। जबकि अवतल लेंस में हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता था। जिस तरह से उत्तल लेंस में प्रकाश के परावर्तन के बाद एक ही तरह का छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, सेम टू सेम होता है किसमें, अवतल लेंस में भी प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रत्येक स्थितियों में काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे दर्पण या ऐसे लेंस जो अपवर्तन एवं परावर्तन के बाद प्रकाश के किरणों को फैलाते हैं, वो प्रत्येक स्थिति में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाते हैं और वह प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु से छोटा होता है। यानी उत्तल लेंस सभी स्थितियों में छोटा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता था। ठीक उसी तरह अवतल लेंस भी प्रत्येक स्थितियों में छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब का निर्माण कौन करता है। क्या इतनी बात को आप समझे? आप ये समझे कि जो दर्पण प्रकाश को एकत्रित करता है वहीं अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। जो दर्पण प्रकाश को फैलाता है वो हर स्थिति में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक वही बात लेंस पर भी लागू होती है। भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह का प्रतिबिंब वही लेंस बनाता है जो प्रकाश को एकत्रित करती है। जो प्रकाश को फैलाती है वो प्रत्येक स्थितियों में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाता है। वो प्रत्येक स्थितियों में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाता है। समझे डियर फ्रेंड? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमें अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था को समझना नहीं है। समझना कहाँ पर है? उत्तल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस आप समझ चुके। अवतल लेंस में क्या समझे कि प्रत्येक स्थिति में आप अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी वस्तु रख दीजिए, हर स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा, काल्पनिक और सीधा। लेकिन भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल लेंस में। जिसको हमें समझना है कि उत्तल लेंस में कब वस्तु का किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? अब प्रतिबिंब बनने के लिए या प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए हमें कितने प्रकाश की किरणों की आवश्यकता पड़ेगी? 2। अगर हम प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को कॉपी पर या बोर्ड पर दर्शाए तो उसके लिए हमें
कम से कम कितने प्रकाश के किरणों की आवश्यकता होगी? 2 प्रकाश के किरणों की आवश्यकता होगी, 2। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा असंख्य प्रकाश किरणों से होती है। आप अपने दैनिक जीवनों में जितने प्रतिबिंब को देखते हैं पर्दे पर या कहीं और पर, उन सभी प्रतिबिंबों का निर्माण असंख्य प्रकाश किरणों से होती है। लेकिन प्रतिबिंब बनने की घटना को अगर दर्शाना है, कहीं पर चाहे कॉपी पर दर्शा रहे हो या हम बोर्ड पर दर्शाएंगे, तो प्रतिबिंब बनने की घटना को दर्शाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश के किरणों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 2। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस बात को समझे कि ना? हम दैनिक जीवनों में जितने प्रतिबिंब देखते हैं उन सारे प्रतिबिंबों का निर्माण कितने प्रकाश किरणों से होता है? असंख्य, इन्फिनिटी प्रकाश किरणों से होता है। लेकिन जब उन्हें दर्शाना हो, दिखाना हो कि प्रतिबिंब ऐसे बनता है, तब हमें कितने प्रकाश किरणों की जरूरी है? 2। अब लेंस में कौन कौन प्रकाश किरणों की आपको जरूरत पड़ सकती है उसको आप पहले समझ लीजिए। जैसे दोस्तों ये है उत्तल लेंस, और मान लीजिए ये इसका फोकस है f1 f2, 2f1 और 2f2। यानी लेंस में हम वक्रता केंद्र को दर्शाते नहीं है। वक्रता केंद्र जहां होगा वहां दुगुना फोकस लिख देते हैं। आप वक्रता केंद्र समझते हैं ना? हैं? लेकिन लेंस में वक्रता केंद्र को दर्शाया नहीं जाता है। लेंस में वक्रता केंद्र को दर्शाया, लेंस में वक्रता केंद्र के जगह हम जैसे ये f1 है तो 2f1 लिख दिए, मतलब यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी का दुगुना है। वास्तविकता में यहां पर हम क्या लिखते हैं? C1, लेकिन C1 के जगह क्या लिखा जाता है? ठीक उसी तरह C2 के जगह। ये बात आपको पता है ना कि वक्रता केंद्र और फोकस 2-2 होते हैं, लेंस में होते हैं ना? तो हम वक्रता केंद्र के जगह दुगुनी फोकस दूरी लिखते हैं। क्लियर? और ये हो गया दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर तो ऐसे प्रकाश की किरणें जो मुख अक्ष के समांतर आएगा वो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। बात समझ गए? ऐसे प्रकाश की किरणें जो मुख अक्ष के समांतर आएगा वो अपवर्तन के बाद कहां से निकलती है? फोकस से होकर निकलती है। वो मुख अक्ष से कहां से निकलती है? और अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है, अगर कोई प्रकाश की किरणें कहां से गुजरती है? फोकस से, तो अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकलती है। अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकलती है। अगर प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो सीधे सीधे निकलती है, सीधे सीधे निकलती है। अगर प्रकाश की किरणें लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो सीधे सीधे निकल जाती है। दोस्तों वो क्या होती है? सीधे सीधे निकल जाती है। तो लेंस के संदर्भ में आपको 3 प्रकाश किरणों के बारे में रूल याद रखना है। जो प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के बाद कौन से निकलती है? फोकस से। जो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती है वो अपवर्तन के बाद कैसे निकलती है? मुख अक्ष के समांतर निकलती है। जो प्रकाश की किरणें लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर आती है वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या ये 3 प्रकाश किरणों का रूल आप समझ गए? सीधे सीधे है जब ऑप्टिकल सेंटर,
मुकक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कैसे निकलेगी? मुकक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरणें लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलती है वो सीधे सीधे निकलती है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जब प्रकाश की किरणें निकलेगा तब प्रकाश की किरणें का अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का मतलब मार्ग में परिवर्तन होता है, और यहाँ पर आपको मार्ग में परिवर्तन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया? लेकिन दोस्तों ये था उत्तल लेंस। ऐसा उत्तल लेंस में होता है, अवतल लेंस में ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा ही होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसा हो गया है। तो हम अवतल लेंस के भी बारे में समझ ले थोड़ा, कि अवतल लेंस के द्वारा जब अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरणें कैसा कैसा बिहेव करेगा, कैसा कैसा प्रभाव डालेगा। आइए दोस्तों अवतल लेंस में समझ लेते हैं, हालांकि होता तो ऐसे ही है। क्या हुआ? समझ रहे हैं कि बहुत समझ रहे हैं? ये लेंस टेढ़ा हो गया लगता है। क्लियर? और ये हो गया दोस्तों मुकक्ष, ठीक है। इसका F1 इस साइड रहता है और F2 इस साइड रहता है। थोड़ा आप ध्यान दे रहे हैं? अवतल लेंस में F1 को इस साइड, F2 को इस साइड रखा जाता है। लेकिन सॉरी, ये उत्तल लेंस में, सॉरी, उत्तल लेंस में F1 को बाएं तरफ, F2 को दाएं तरफ रखा जाता है। लेकिन अवतल दर्पण में F1 को दाएं तरफ और F2 को बाएं तरफ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई? सीधे सीधे रखा जाता है तो रखा जाता है, कोई नियम नहीं है, बस रखने का एक तरीका है दोस्तों। अब देखिए कि ये मुकक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हैं, तो अपवर्तन के बाद ये सीधे क्या होगा? फैल जाएगा। तो ये हमें फोकस से होकर निकलता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से होकर निकलता हुआ प्रतीत होगा। और काल्पनिक रेखा को इसी तरह पॉइंट पॉइंट में दर्शाते हैं। ये दर्शाने का इंटरनेशनल रूल है कि कोई काल्पनिक रेखा दर्शाना है तो पॉइंट पॉइंट में दर्शाइए, काल्पनिक प्रतिबिंब को भी पॉइंट पॉइंट में दर्शाइए। तो अवतल दर्पण में, सॉरी लेंस में, अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणें मुकक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद तो वो फैल जाती है, लेकिन अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें कहां से निकलती दिखाई देती है? कहां से निकलती दिखाई देती है? फोकस से होकर निकलती दिखाई देती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं? तो वहां पर फोकस से गुजरा था, यहां पर फोकस से गुजरती नजर आती। लेकिन इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरणें, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें सीधे सीधे निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अवतल लेंस के भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई प्रकाश की किरणें आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर प्रकाश की किरणें आएगा तो वो किधर निकलता? सीधे सीधे निकलेगा, सीधे सीधे निकलेगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो 3 रूल समझे कि नहीं समझे? 3 रूल समझे कि नहीं समझे? यही 3 में प्रतिबिंब दिखाने के लिए आपको कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो कौन सा लेंस भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस।
आखिर उत्तल लेंस क्यों भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह का प्रतिबिंब बनाता है? क्योंकि इस लेंस में प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता है। किस प्रकार के लेंस में प्रत्येक स्थितियों में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में। आखिर क्या कारण है कि अवतल लेंस में प्रत्येक स्थितियों में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को एनी प्रॉब्लम? समझ के बात को। और एक किरण यहां छूट गया फोकस की तरफ। फोकस के तरफ, फोकस ज्ञान है जी। तो इस तरफ जो आएगा प्रकाश की किरणें, ठीक है, इस तरफ आएगा तो वो इधर फैल जाएगा और इधर भी फैलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि भिन्न भिन्न क्या हुआ, भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब कौन लेंस बनाता है? तो आइए अब उत्तल लेंस के प्रत्येक स्थितियों वाले प्रतिबिंब को हम समझने की कोशिश करते हैं। अवतल लेंस वाला याद हो गया ना? अवतल लेंस प्रत्येक स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से छोटा, काल्पनिक और उत्तल लेंस अलग अलग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब वस्तु फोकस तथा केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहां पर हो? फोकस तथा केंद्र। केंद्र मतलब प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो जब वस्तु फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस में। तो आइए प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को भी आपको समझा देते हैं। ये हो गया दोस्तों उत्तल लेंस। अब देखिए एक्यूरेट तो बनेगा नहीं क्योंकि अंदाजी बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो आप लोग समझ जाइएगा। फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है और प्रतिबिंब का ये है, और यहाँ पर क्या है? वस्तु है। यहाँ पर क्या है? वस्तु। तो यहाँ पर फोकस और केंद्र के बीच है, फोकस और केंद्र के बीच है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश का किरण खींच दिए मुंह कक्ष के समांतर। अब मुंह कक्ष के समांतर खींचे तो ये कहां से गुजरेगा? कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजर गया। अब एक प्रकाश की किरणें को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं तो किधर गुजरेगा? सीधे सीधे। अब देखिए कि दोनों प्रकाश की किरणों के बीच दूरी एक समान है। इधर ये कभी जाकर नहीं मिलेगी, इधर ये कभी जाकर मिलबे नहीं करेगी। ये एक दूसरे के समांतर है, इधर ये सीधे भागते रहेगी। लेकिन इसका पीछे के तरफ आपको क्या दिखेगा? मिलता हुआ दिखाई देगा। पीछे के तरफ आपको क्या होगा दोस्तों? मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसका प्रतिबिंब आपको यहां पर बना दिखाई देगा, यहां पर बना दिखाई देगा। क्लियर हो गया? और यानी कि ये प्रतिबिंब सीधा है, और सीधा है तो सीधा का मतलब है कि वो कैसा है? काल्पनिक या आभासी है। वस्तु से क्या है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही
बना है। तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और केंद्र के बीच होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर कौन है वस्तु। बाईं तरफ वस्तु और बाईं तरफ प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बना। प्रतिबिंब कैसा? और ये वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर कौन है वस्तु है। यह प्रतिबिंब कैसा है? सीधा प्रतिबिंब कौन होते हैं? सीधा प्रतिबिंब कौन होते हैं? और यह प्रतिबिंब वस्तु से क्लियर हुआ? याद हुआ? आप प्रतिबिंब निर्माण के प्रक्रिया को समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप भूल जाइएगा प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेकिन ये निर्माण प्रक्रिया को आप समझ लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अब जैसे परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और केंद्र के मध्य रखा गया है, उसका प्रतिबिंब किस ओर बनेगा? वस्तु के। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? क्लियर हो गया ना? क्या हम दूसरी स्थिति पर आ जाए तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव तो दर्पण में कहते हैं, जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब किस ओर बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा प्रतिबिंब कौन होते हैं? काल्पनिक। सीधा प्रतिबिंब कौन होते हैं? एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। दूसरी स्थिति जब वस्तु फोकस पर हो। नोट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमको जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे बता रहे हैं। अब वस्तु कहां पर है? फोकस पर। फोकस वाली वस्तु का प्रतिबिंब सबको याद रहता है। आप दर्पण में चले जाइए या लेंस में आ जाइए, फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर, और अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर। ये फिक्स है। दर्पण में भी अवतल दर्पण तरह तरह का प्रतिबिंब बना रहा था ना। अवतल दर्पण में भी वस्तु अगर फोकस पर था तो प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बना। अवतल दर्पण में भी वस्तु अगर अनंत पर था तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बना। उत्तल लेंस में भी यही होता है कि वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बनती है, और अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। और दोनों स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर बना प्रतिबिंब बहुत बड़ा और फोकस पर बना प्रतिबिंब बहुत छोटा। तो इस शर्तों को आप याद रखिएगा। चाहे बात भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनाने की बात अवतल दर्पण के साथ हो या उत्तल लेंस के साथ हो, फोकस और अनंत का रिलेशन दोनों में क्या है? समान है। फोकस पर की वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर और अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दोनों स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत पर जो प्रतिबिंब बना वो बहुत बड़ा होगा, अब फोकस पर जो बना वो बहुत। फिर भी हम देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और मान लेते हैं दोस्तों F1 इधर है, F2 इधर है। 2F2 लिखने का यहाँ जरूरी है नहीं, अनंत पर बनेगा। तो हमारा वस्तु यहाँ पर है।
अब अगर इसमें प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे तो एक प्रकाश की किरण लेंगे मुख कक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, कौन से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अपवर्तन के बाद कौन से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अपवर्तन के बाद कौन से गुजरेगा, फोकस से। लाइन टेढ़ा हो जाता है ना, दिक्कत हो जाता है। अब एक प्रकाश की किरण को कहां से लेंगे, अरे तो मिल गया, ये टेढ़ा हो गया है। नहीं मिलना नहीं चाहिए, अनंत पर मिलेगा दोस्तों, ये तो बगले में मिल गया, ठीक है। तो ये मिलेगा कहां पर जाकर, अनंत पर जाकर, क्योंकि आप देख रहे हैं दूरी घटती जा रही है। अगर दूरी हमेशा यहां भी उतने रहता, यहां भी उतने रहता, तो वो नहीं मिलता, जैसे फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु के साथ। लेकिन यहां दूरी क्या होती है, घटती जाती है, और बहुत दूर पर अनंत पर जाकर क्या बनता है, प्रतिबिंब। कैसा, वास्तविक। और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर। तो जब वस्तु को लेंस, उत्तल लेंस के फोकस पर रखते हैं, तब प्रतिबिंब उस वस्तु का बहुत दूर जाकर बनता है, अनंत पर जाकर बनता है। वास्तविक न बनेगा दोस्तों, क्योंकि प्रतिबिंब जो उल्टा होते हैं उसे क्या कहते हैं, उल्टा बना प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, सीधा बना प्रतिबिंब को काल्पनिक। तो प्रतिबिंब तो मिलेगा, नीचे में मिल रहा तो उल्टा बनेगा, तो ये कैसा होगा, अब बहुत जाकर दूर बनेगा, तो निश्चित तौर पर वस्तु से बहुत। क्लियर हो गया। तीसरी स्थिति पर आते हैं। वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इस प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों उत्तल लेंस, और ये हो गया उसका मुख्य एक्सिस। हम मान लेते हैं कि यहाँ F1 होगा और यहाँ 2F1 होगा, और यहाँ F2 होगा और यहाँ 2F2 होगा। रूल तो ये है कि दूरी मापनी चाहिए हमें, लेकिन अंदाज हम लगाकर बना रहे हैं, आप समझिएगा बहुत बेहतरीन से, टेंशन फ्री रहिए। अब इसका प्रतिबिंब निर्माण आप कर सकते हैं, इसका प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हम पहले कौन प्रकाश की किरण लेंगे, मुख कक्ष के समांतर। कहां से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, फोकस से। एक कहां से गुजारेंगे, और प्रतिबिंब बना दोस्तों यहां पर। क्लियर। यानी वस्तु जब 2F1 और 2F1 के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब बनता है 2F1, 2F2 तथा अनंत के बीच। प्रतिबिंब उल्टा है तो मतलब कैसा है, वास्तविक है, और वस्तु से थोड़ा बड़ा है, वस्तु से बड़ा थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर। तो जब कोई वस्तु को उत्तल लेंस के F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक है, और वस्तु से थोड़ा सा ही बड़ा है, वस्तु से थोड़ा सा ही क्या है, बड़ा है। कई ये बात समझे।
बना रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं, बनाइए, कलम चलाइए, प्रैक्टिस करिएगा तब याद रहेगा। देखते हैं सब, एक बार प्रैक्टिस करिएगा कभी नहीं भूलिएगा। अब वैसे रटिएगा ना तो भूल जाइएगा दोस्तों। कितना स्थिति हुआ? 3 स्थिति। चौथी स्थिति पर आए। पहले आप पूरा देख लीजिए और उसके बाद एक बार हाथ चला दीजिए। हाथ चलाइएगा ना तो आप कभी भूलिएगा ना कहां पर प्रतिबिंब, कहां पर के वस्तु का कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? चौथी स्थिति पर आते हैं। चौथी स्थिति है दोस्तों, जब वस्तु 2F1 पर हो। जब वस्तु कहां पर हो? 2F1 पर। 2F1 पर यानी कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर बात करनी। जब वस्तु फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर हो तब ऐसी स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आइए इसका निर्माण प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये हमारा उत्तल लेंस है और ये बाइकॉनकेव है, सॉरी बाइकॉन्वेक्स है। ये कैसा लेंस है दोस्तों? बाइकॉन्वेक्स है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं दोस्तों F1 है और 2F1 है, F2 है और 2F2 है, F2 है और 2F2 है। लगभग स्थिति ठीक है दूरी। अब यहाँ पर वस्तु है, वस्तु फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर है या वस्तु 2F1 पर है, आप जैसे कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अब इस प्रतिबिंब की निर्माण प्रक्रिया के लिए आप पहला कौन सा प्रकाश किरण लेंगे? मुख कक्ष के समांतर, जिसको कहां से निकालेंगे? फोकस से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? और उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से, एक ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि लेंस के मध्य बिंदु से निकालेंगे और यह प्रकाश की किरणें सीधा निकलेगा। कैसा निकलेगा? सीधा निकलेगा और यह मिल जाएगा कहां पर दोस्तों? 2F2 पर। कहां पर मिल जाएगा? 2F2 पर। तो यानी वस्तु है 2F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। अगर वस्तु है 2F1 पर प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। और यह प्रतिबिंब उल्टा है यानी वास्तविक है, उल्टा है वास्तविक है और वस्तु के ठीक बराबर है। यानी जितने बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। उतना ही बड़ा उसका क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। दैट सॉल्व। चौथी स्थिति को समझे। अब बनाइए। अभी तक बच्चे सब लाइन वाला कॉपी में लिख रहा है जी, हैं? लाइन वाला कॉपी में बच्चा लिखता है। जिनका ग्रेजुएट हो गया है वो लाइन वाला कॉपी को जाके जला दीजिए, ठीक है? जिनका भी बात समझिए, जिनका भी ग्रेजुएशन हो गया है या आप 3rd पार्ट में है, लाइन वाला कॉपी में लिखना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद लाइन वाला कॉपी में लिखना ही नहीं चाहिए। सादा कॉपी में लिखिए। 1-2 बार दिक्कत होगा, 1 महीना दिक्कत होगा, अपने आप सब सीख जाइएगा। क्लियर?
आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेंस का होता है वो सादा कागज पर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए सादे कॉपी पर लिखने का, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, हम भी शुरू किए थे तो दिक्कत हुआ था। ऐसा नहीं कि पहली बार में बहुत बेहतरीन लिखिएगा, लेकिन धीरे धीरे आप बेहतरीन लिखने लगिएगा। आइए 5वीं स्थिति पर। बातचीत नहीं, 5वीं स्थिति पर आते हैं। और 5वीं स्थिति में हल्ला क्या हो रहा है जी। 5वीं स्थिति, जब वस्तु 2F1 और अनंत, ध्यान रखिएगा यहां पर अनंत का मतलब वास्तव में अनंत नहीं होता है। अनंत यानी इन्फिनिटिव। जब लेंस में इन्फिनिटिव शब्द का मतलब है तो इन्फिनिटिव का मतलब यहां पर बहुत दूर होता है। अगर आप वास्तविक रूप में बात करिएगा तो अनंत तो परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटिव तो डिफाइन नहीं है, लेकिन यहां पर अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर। और अनंत के बीच हो, जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच हो। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए इसके निर्माण प्रक्रिया को समझे हम। ये हमारा एक उत्तल लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं इधर F1 है और ये उसकी दुगुनी दूरी है, और इधर F2 है और इधर 2F2। क्लियर। अब वस्तु कहां पर है, 2F1 और अनंत के बीच, तो हम वस्तु को यहां रख देते हैं 2F1 के बाद। तो 2F1 और अनंत के बीच है वस्तु। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रकाश की किरणें कैसा लेना पड़ेगा, कैसा लेना पड़ेगा, मुख्य कक्ष के समांतर। और ये कहां से जाएगा, कहां जाएगा, फोकस से चला गया। अगला प्रकाश की किरणें, अगला प्रकाश की किरणें, गलत नहीं हो गया, 2F1 को उधर घसकाते हैं, रुकिए ना, ठीक है। थोड़ा लाइनिंग, और ये मध्य बिंदु से पूरा गुजरा नहीं है, देख रहे हैं, मध्य बिंदु से पूरा गुजरेगा, यह बन जाएगा। खैर दोस्तों, आप याद रखिए कि प्रतिबिंब बनता है F2 तथा 2F2 के बीच। अगर वस्तु 2F1 और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच। ये लाइन सीधा नहीं है दोस्तों, ये लाइन सीधा खींचता तो यही मिलता, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इस लाइन में, जो सीधे सीधे नहीं आया है। सीधे सीधे आएगा या स्केल का प्रयोग करिएगा, सीधे सीधे गुजारिएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ करता। खैर हमें यह समझना कि प्रतिबिंब का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बनता है F2 और 2F2 के बीच, F2 तथा 2F2 के बीच। और यह प्रतिबिंब वस्तु से हल्का छोटा होता है, वस्तु से हल्का छोटा होता, हल्का छोटा होता है। क्लियर। अब छठी स्थिति है अनंत पर वस्तु हो, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब फोकस पर स्थित वस्तु का कहां बना था, अनंत पर बना था। तो कुल आपको 5 और 1 6 स्थितियों के बारे में याद करना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप एक बात तो देख ही रहे हैं
कि ज्यो जो प्रतिबिंब को लेंस से दूर ले जा रहे हैं, ज्यो जो वस्तु को लेंस से दूर ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब निकट आ रहा है। आ रहा है कि ना आ रहा है? जब फोकस पर था वस्तु तो अनंत पर था प्रतिबिंब, फोकस से थोड़ा दूर गया प्रतिबिंब तो यानी फोकस से थोड़ा दूर गया प्रतिबिंब तो अनंत से निकट आया प्रतिबिंब। 2f1 पर गया तो और निकट आकर 2f2 पर आ गया, और 2f1 के बाद गया तो प्रतिबिंब 2f2 से पहले आएगा। यानी कि उत्तल लेंस में ज्यों ज्यों हम वस्तु को दूर लेते जाएंगे, प्रतिबिंब लेंस के उतना ही निकट आते जाएगा। प्रतिबिंब लेंस के उतना ही, उत्तल लेंस में हम वस्तु को ज्यों ज्यों दूर ले जाएंगे, उत्तल लेंस में हम वस्तु को ज्यों ज्यों दूर ले जाएंगे, प्रतिबिंब वस्तु का लेंस के निकट आता जाएगा। वस्तु दूर होता जाएगा, प्रतिबिंब निकट होता जाएगा। वस्तु निकट आता जाएगा, प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? और अवतल लेंस में तो हमें याद रखने की कोई जरूरी, अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण वे भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह के प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं। प्रकाश की किरणों को फैला देने के कारण अवतल लेंस में किसी भी स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिसके कारण अवतल लेंस में किसी भी स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही। अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी वस्तु रख दे तो हमेशा वस्तु से छोटा और वस्तु से छोटा और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए कि जब आपके पास दर्पण था तो दर्पण में भी इधर की दूरी को किसमें मापे थे? इधर की दूरी को। लेंस में भी इधर की दूरी को किसमें मापते हैं? इधर की दूरी को। और ऐसा उत्तल दर्पण के भी साथ था। उत्तल दर्पण में इधर की दूरी और इधर की दूरी। और ठीक दोस्तों उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में भी इधर का दूरी किसमें? प्लस, इधर का दूरी। तो दूरी मापने का तरीका है कि आप दाएं तरफ की दूरी को धनात्मक मानिए, बाएं तरफ की दूरी को। और दर्पण में फॉर्मूला था दोस्तों 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला किसका था? और लेंस का 1/v - 1/u बराबर 1/f। किसका ये फॉर्मूला? लेंस का। जहां भी प्रतिबिंब की दूरी है, भी u और f, किसी भी लेंस किसी भी दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं तरफ रहता है। वस्तु हमेशा, किसी भी लेंस किसी भी दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं तरफ रहता है। इसीलिए किसी भी लेंस किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक ही होता है, u हमेशा ऋणात्मक भी होता है। यहाँ पर इन फॉर्मूला का कोई विशेष काम नहीं है। ये तब होगा जब लास्ट में हम एक एक करके लाइट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप सब कुछ इस फॉर्मूला पर आधारित समझ जाइएगा। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान दीजिए, स्पर्श क्या है? अनंत पर फोकस पर बनेगा। बोले तो अनंत पर रहेगा तो कहां बना? निर्माण प्रक्रिया समझना है। अच्छा, निर्माण प्रक्रिया उनको समझना है। अच्छा, निर्माण प्रक्रिया समझा देते। वैसे तो आप जान ही गए, हम कैसे दर्शाएंगे कि फोकस पर की वस्तु का प्रतिबिंब
सॉरी अनंत पर के वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसको दर्शाने का तरीका ही ना, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको हम कैसे दर्शाते हैं। ओके 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 देखिए, अनंत पर जो वस्तु है, अनंत पर कौन वस्तु है? सूरज, चंद्रमा, तारा, आकाशीय पिंड की दूरी कहाँ है? अनंत। और अनंत पर से जो प्रकाश की किरणें आते हैं वो कैसे आते हैं? समांतर आते हैं। कैसे आते हैं? समांतर, और इस तरह से निकलते हैं। और एक प्रकाश की किरणें यहां से निकालिए और प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों आपको कहां पर? फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? एक प्रकाश की बहुत दूर से जो प्रकाश की किरणें आती है एक दूसरे के समांतर आती है, तो एक लिया ऐसा जो अपवर्तन होने के बाद हल्का सा मुड़ा, अपवर्तन होने के बाद हल्का सा मुड़ा, और एक सीधे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है तो सीधे निकला, और ये काटेगा कहां पर? फोकस पर काटेगा। तो अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर, और ये प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा, बहुत। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की बनने की प्रक्रिया को कुछ इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। और प्रकाश की किरणें ऐसे ही आएगी, सीधा सीधा नहीं आएगी, क्योंकि वस्तु हमारा बहुत दूर है, वस्तु हमारा बहुत, तो इसी तरह प्रकाश की किरणें आएगी। क्लियर डियर फ्रेंड? प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझ गए। अब गर्मी में जूता चल जाता है। आइए समझते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण बिंदु का, और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्फेरिकल एबेरेशन। गोलीय विपथन, स्फेरिकल एबेरेशन, गोलीय विपथन। और ये एक घटना है जो कहाँ घटित होती है? लेंस में। कहाँ घटित होती है? लेंस में। गोलीय विपथन की घटना घटित होती है किसके साथ? लेंस के साथ। आखिर ये कौन सी घटना है? दोस्तों हम ये जान गए हैं कि जब किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है, तो हमेशा वे कौन से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। हमेशा कौन से गुजरती है? फोकस से। और अवतल लेंस में फोकस से गुजरती नजर आती है। फोकस से गुजरती नजर आती है। अवतल लेंस में फोकस से गुजरती नजर आती है। फोकस से गुजरती नजर आती है। F2। क्लियर बात समझ गए कि जब कोई प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर से आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती है या निकलती हुई नजर आती है। निकलती है उत्तल लेंस में, नजर आती है, निकलती हुई नजर आती है अवतल लेंस में। लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद
फोकस से होकर ना गुजरे या फोकस से होकर गुजरती नजर नहीं आए, कहीं और से गुजर जाए या कहीं और से गुजरती नजर आए, तब हम कहेंगे कि लेंस किसका शिकार हो चुका है, गोलीय विपतन का शिकार हो चुका है। या लेंस में किसका दोष है दोस्तों, स्फेरिकल एबेरेशन का दोष है। बात समझ गए। जब किसी लेंस के मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर नहीं गुजरती है या फोकस से होकर गुजरती हुई नजर नहीं आती है, तब हम कहेंगे कि लेंस में गोलीय विपतन का दोष आ चुका है। यानी जो लेंस गोलीय विपतन के दोष से युक्त होते हैं, उन लेंस में मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद न तो फोकस से गुजरता है न ही अवतल लेंस में गुजरता हुआ। अगर उत्तल लेंस में गोलीय विपतन हो चुका है या उत्तल लेंस गोलीय विपतन से युक्त है, तो मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरेगा, या तो फोकस के बाद गुजरेगा या फोकस से पहले गुजर जाएगा मुख कक्षों को हारते हुए। ठीक वही बात कि जब अवतल लेंस में गोलीय विपतन हो जाएगा तो मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद इसके फोकस से गुजरता हुआ नजर नहीं आएगा, या फोकस से पहले गुजरता हुआ नजर आएगा या फोकस के बाद गुजरता हुआ नजर आएगा। फोकस से पहले गुजरता नजर आएगा या फोकस के बाद गुजरता नजर आएगा। यही घटना क्या कहलाता है, गोलीय विपतन कहलाता है। आप नोट में एक बार पढ़िए गोलीय विपतन के बारे में। क्लियर, समझ गए क्या? देखिए, हाँ, इसीलिए पढ़ने बोले हैं। हाँ, फोकस से होकर नहीं गुजरती है, नो छूट गया है, ही सामने में है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लेंस के गोलीय विपतन की घटना में जो दूसरा लाइन है उसमें मिस्टेक है। एक बार हम पढ़ देते हैं। लिखा है मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, लेकिन जब मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद फोकस से होकर नहीं गुजरती है, फोकस से होकर, तो इस दोष को क्या कहते हैं? सुधार कर लिए। अब हमें समझना है अगला पॉइंट, स्पर्श तथा बिना स्पर्श के लेंस की पहचान कैसे करेंगे। स्पर्श और बिना स्पर्श किए हम लेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो स्पर्श करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं। स्पर्श करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर लेंस का सतह उभरा हुआ है तो वो क्या होगा? अगर लेंस का सतह दबा हुआ है, अगर लेंस का सतह समतल है तो वो लेंस
है ही नहीं, वो क्या है? कांच है। तो स्पर्श करके लेंस को पहचानना बहुत आसान है। अगर लेंस को स्पर्श करने पर उसके सतह उभरा हुआ प्रतीत हो तो वह उत्तल लेंस होगा, उसका सतह दबा हुआ प्रतीत हो अवतल होगा, उसका सतह दोनों तरफ से समतल है तो वो लेंस नहीं है, वह कांच का एक टुकड़ा है। तो स्पर्श करके हम समझ गए। अब अगर हम बिना स्पर्श किए लेंस की पहचान करें कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है और कौन कांच का टुकड़ा है, तो बिना स्पर्श के इसकी पहचान तब होगी जब हम बारी बारी से प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे। बात समझे? आप एक बात जानते हैं कि अवतल लेंस के निकट में जब वस्तु रहता है, अवतल लेंस के निकट में जब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। ठीक है, बड़ा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? तो बिना स्पर्श किए लेंस की पहचान करने के लिए हमें बारी बारी से लेंस के सामने एक वस्तु रखना पड़ेगा। अगर लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाए तो, छोटा बनाए तो, बराबर आकार का बनाए तो, अगर जिस लेंस में वस्तु को निकट रखने पर लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाया तो वह लेंस कौन होगा? उत्तल होगा। और छोटा बनाया तो अवतल। और अवतल दर्पण के संदर्भ में आप जानते हैं कि अवतल दर्पण प्रत्येक स्थितियों में वस्तु का छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़ा बना निकट रखने पर तो उत्तल, छोटा बना तो, और वस्तु के बराबर बना तो वो लेंस नहीं है, वो कांच का, वो लेंस नहीं, वो कांच का। क्लियर हो गया? बात समझ गए? आप पढ़िए, उसको पढ़िए कि बिना स्पर्श किए लेंस की पहचान कैसे करेंगे। क्लियर? अब आइए दोस्तों, हम समझते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति। दोस्तों हम जानते हैं ये अब तक कि उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या कर देती है? एक बिंदु पर क्या कर देती है? केंद्रित कर देती है। एक बिंदु पर क्या कर देती है? और वही अवतल लेंस जो है वह प्रकाश के किरणों को क्या कर देती है? फैला देती है। प्रकाश के किरणों को क्या कर देती है? फैला देती है। प्रकाश के किरणों को क्या कर देती है? फैला देती है। इस बात को हम जान गए हैं ना। एक लेंस की शक्ति यही है। एक लेंस की शक्ति यही है कि वे कितना प्रकाश को केंद्रित कर सकता है और कितने प्रकाश को फैला सकता है। एक लेंस में प्रकाश को अपवर्तन के बाद एकत्रित करने का और फैलाने का गुण होता है। लेंस में प्रकाश को केंद्रित करने का जो गुण है उसे ही लेंस की शक्ति कहते हैं। या लेंस में
प्रकाश को फैलाने का जो गुण है वही लेंस की शक्ति है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जब हम कहते हैं कि उत्तल लेंस बहुत शक्तिशाली है, तो इसका मतलब है कि वे ढेर सारे प्रकाश के किरणों को क्या कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। बात समझे? वहीं पर हम कहेंगे कि उत्तल लेंस की शक्ति बहुत कम है, मतलब वह बहुत कम प्रकाश को एकत्रित कर सकता है। यानी उत्तल लेंस जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित करेगा। उत्तल लेंस की शक्ति जितनी कम होगी उतना कम से कम प्रकाश को एकत्रित करेगा। वही बात अवतल लेंस में फिर चेंज हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि अवतल लेंस की शक्ति बहुत अधिक है, मतलब वो अवतल लेंस बहुत ज्यादा प्रकाश को क्या कर सकता है, फैला सकता है। और जब हम कहते हैं कि अवतल लेंस की शक्ति कम है, तो मतलब वो अवतल लेंस कम से कम प्रकाश को ही फैला सकता है। तो किसी भी लेंस में प्रकाश को अपवर्तन के बाद एकत्रित और फैलाने का जो गुण होता है, एकत्रित और फैलाने का जो गुण होता है, उसी गुण को कहते हैं लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति से पता चलता है कि लेंस कितने प्रकाश को एकत्रित और कितने प्रकाश को फैला सकता है। उत्तल लेंस के शक्ति से यह मालूम होगा कि उत्तल लेंस कितना प्रकाश को एकत्रित कर सकता है, और अवतल लेंस के शक्ति से यह पता चलेगा कि अवतल लेंस कितने प्रकाश को फैला सकता है। उत्तल लेंस की शक्ति बहुत अधिक है, मतलब वो ढेर सारे प्रकाश किरणों को एकत्रित कर सकता है। लेकिन वहीं जब हम कहेंगे कि अवतल लेंस की शक्ति बहुत अधिक है, तो इसका मतलब वो अवतल लेंस बहुत सारे प्रकाश की किरणों को फैला सकता है। जब हम कहेंगे कि उत्तल लेंस की शक्ति कम है, तो इसका मतलब वो उत्तल लेंस कम प्रकाश को एकत्रित कर सकता है। वही बात जब अवतल लेंस की होगी कि हम कहेंगे कि अवतल लेंस की शक्ति कम है, तो वो अवतल लेंस कम प्रकाश को फैला सकता है। किसी लेंस में प्रकाश को एकत्रित करने का या फैलाने का जो गुण होता है, उसे ही लेंस की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अधिक शक्तिशाली लेंस अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित या अधिक से अधिक प्रकाश को फैला सकता है। कम शक्तिशाली लेंस कम से कम प्रकाश को एकत्रित या कम से कम प्रकाश को फैला सकता है। क्लियर हो गया? लेंस के शक्ति का मतलब समझे। अब यह लेंस की शक्ति किसी भी लेंस की शक्ति लेंस के फोकस दूरी पर निर्भर करता है। फोकस दूरी पर निर्भर करता है। लेंस की शक्ति का क्या मतलब हुआ, आप समझ गए? लेंस के शक्ति का अर्थ क्या होता है कि इस बात को आप समझ गए? समझ गए ना? अब लेंस की शक्ति डिपेंड है किस पर? फोकस दूरी पर। लेंस की शक्ति डिपेंड है किस पर? एक लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है? फोकस दूरी पर। किस प्रकार निर्भर करती है? तो लेंस की शक्ति फोकस दूरी के क्या होता है? क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लेंस की शक्ति उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी शक्ति उतनी कम होगी। फोकस दूरी जितनी कम होगी शक्ति उतनी, यानी कम फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति अधिक होती है और अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कम होती है। बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक लेंस की शक्ति उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लेंस की शक्ति उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी फोकस दूरी जितना कम से कम होगा शक्ति उतना अधिक से
और फोकस दूरी जितना अधिक से अधिक होगा शक्ति उतनी। अब ध्यान दीजिए, अधिक फोकस दूरी होगा तो कम शक्ति होगी, और कम शक्ति होगी तो कम प्रकाश एकत्रित होगा या कम प्रकाश फैलेगा। अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कम होगी, मतलब अधिक फोकस दूरी वाले लेंस कम प्रकाश को एकत्रित करेगा या कम प्रकाश को फैलाएगा। और वही कम फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति अधिक होगी, कम फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति अधिक होगी, मतलब कम फोकस दूरी वाला लेंस अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित करेगा या अधिक से अधिक प्रकाश को फैलाएगा। क्लियर? लेंस के शक्ति का, लेंस के शक्ति का एसआई यूनिट पर मीटर है। क्या है? और पर मीटर को क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। और ये निकलता कैसे है? तो 1/f, 1/f। अब ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक क्वेश्चन जैसे हम बनाकर दिखा देते हैं। लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता या शक्ति निकाले। लेंस की फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता निकालना है, तो क्षमता बराबर 1/f, क्षमता बराबर 1/f, क्षमता बराबर 1/f। अब देखिए, डायोप्टर एसआई मात्रक है ना, तो फोकस दूरी भी एसआई मात्रक में लेना पड़ेगा। कोई भी दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, तो फोकस दूरी जो ये सेंटीमीटर में दिया है, ये एसआई मात्रक में नहीं दिया है। तो सबसे पहले जो दूरी सेंटीमीटर में, उसको किस में बदलिएगा? और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो ये हो गया 1/4, यानी कितना? 4। अब यह लेंस उत्तल होगा तो प्लस, अवतल होगा तो माइनस। तो ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया हो और डायोप्टर निकालना है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और अगर डायोप्टर से फोकस दूरी निकाले हैं, जैसे ये सवाल समझ गए। अब ध्यान दीजिए, एक दूसरा सवाल है। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी निकाले। कॉपी नहीं है, अब देखिए, डायोप्टर बराबर 1/, तो f बराबर 1/25, यानी 10/5 दूनी 10, 5 25, 0 पॉइंट। अब डायोप्टर है तो फोकस दूरी निश्चित तौर पर किस में निकलेगा? तो बराबर ये कितना हो गया? तो डायोप्टर से फोकस दूरी निकालिएगा तो किस में निकलेगा? मीटर में निकलेगा। अगर
डायोप्टर से फोकस दूरी निकालिएगा तो किस में निकलेगा? मीटर में निकलेगा। किस में निकलेगा? मीटर में। और मीटर को किस में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। बात समझ गए? सवाल को बनाना कैसे समझ गए? क्लियर? आइए अगला पॉइंट। कंपोजिट पावर ऑफ लेंस। लेंस की संयोजन क्षमता, क्षमता कहिए शक्ति कहिए बात बराबर। अब लेंस का संयोजन क्षमता क्या है इसको आप समझ लीजिए। जब भिन्न भिन्न क्षमता के, जब भिन्न भिन्न क्षमता के या भिन्न भिन्न शक्ति के, क्षमता या शक्ति पर्यायवाची है, अंग्रेजी में दोनों को पावर बोलेंगे। जब, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब भिन्न भिन्न क्षमता के दो या दो से अधिक लेंस को आपस में सटा दिया जाए तो वो सभी लेंस एक लेंस के तरह व्यवहार करने लगता है। बात समझ गए? जब भिन्न भिन्न क्षमता या भिन्न भिन्न शक्ति वाले दो या दो से अधिक लेंस को आपस में सटा दिया जाए तो वो सभी लेंस मिलकर एक लेंस के भांति व्यवहार करते हैं। और जब वो एक लेंस के भांति व्यवहार करते हैं तो उसके क्षमता में भी बदलाव आ जाता है और उसके फोकस दूरी में भी बदलाव आ जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि क्षमता फोकस दूरी पर डिपेंडेंट है, तो लेंस की क्षमता बदलेगी तो फोकस दूरी तो बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन बात क्या है, आप समझे कि नहीं समझे? जब भिन्न भिन्न क्षमता के दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में सटा देते हैं तो सभी लेंस एक लेंस के भांति व्यवहार करने लगता है। और जब वो एक लेंस के भांति व्यवहार करने लगता है तो उसकी क्षमता और फोकस दूरी दोनों क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो भिन्न भिन्न लेंस को जब हम सटा देंगे, भिन्न भिन्न क्षमता के लेंस को हम अगर सटा देंगे और सारा सटा हुआ लेंस एक लेंस बन जाएगा तो उस एक लेंस की क्षमता क्या होगी? उसे ही कहते हैं क्या? मान लीजिए दोस्तों, एक लेंस आपका है 1 डायोप्टर का, दूसरा लेंस है आपका 2 डायोप्टर का, तीसरा लेंस है आपका -0.5 डायोप्टर का, और तीनों लेंस को आपस में आप क्या किए? सटा दिए। एक लेंस है 1 डायोप्टर का, दूसरा लेंस है 2 डायोप्टर का, और तीसरा लेंस है -0.5 डायोप्टर का। ये प्लस है तो मतलब ये उत्तल लेंस है और ये माइनस है तो मतलब अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए क्षमता भी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी। अब 1 डायोप्टर और 2 डायोप्टर और -0.5 डायोप्टर के 3 लेंस को आपस में सटा दिए, तो इन तीनों लेंस को आपस में सटा देंगे तो वो एक लेंस बन जाएगा और उस एक लेंस की क्षमता इन तीनों लेंस के क्षमताओं के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 2 1 3 यानी 2.5 डायोप्टर। क्लियर? तो एक लेंस के क्षमता का योग भिन्न भिन्न लेंस के क्षमताओं के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? एक सवाल आपके नोट में भी है, क्या उस सवाल को समझ रहे हैं? क्लियर?
तो इतना तक समझ गए। अगला टॉपिक क्या है? कंपोजिट लाइट। तो अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। और भाइयों, पहले बहनों को निकलने दीजिए, निकलिए। तो मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट। और अगले क्लास में हम लोग कंपोजिट लाइट पर बात करेंगे और प्रकाश के एक नए घटनाओं के बारे में बात करेंगे। अब तक हम प्रकाश के दो प्रमुख घटना रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पर बात किए हैं। अब अगली घटना अगली क्लास में बात करेंगे। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से जाइए, घर बगल में ही है सबका, हमें पता है। तो मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट।